अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक बार बेसिक देख लिया जाए जो कि इफेक्ट ऑफ सुपरपोजिशन है। जैसे कि नंबर 1, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस ये ऐसा टॉपिक है जो कि हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ते हैं यहाँ पे। सो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन, और इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल जो कि हम पढ़ेंगे इन 12th स्टैंडर्ड। तो 12th स्टैंडर्ड में लाइट में है, वेव ऑप्टिक में है, काफ़ी सारा डिटेल में है। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा डिटेल नहीं, अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंटरफेरेंस होता क्या है, तो इंटरफेरेंस के लिए दो कंडीशन होती है बच्चों। सो सबसे पहली कंडीशन जो कि आपको याद होनी चाहिए कि दो वेव जो सुपर इम्पोज होने वाली है, ठीक है। सो टू वेव्स ऑफ क्या होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी। टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड कमिंग इन सेम डायरेक्शन, having the same frequency and coming in the same direction। so इस चीज में क्या आ जाएगा, इंटरफेरेंस। तो बात याद रखेंगे आप, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन रहेगा तो इंटरफेरेंस, और इसी को हम कोहेरेंट सोर्स भी बोलेंगे। यानी कोहेरेंट सोर्स भी आपको पता चल गया कि कोहेरेंट सोर्स होता क्या है बच्चों। कोहेरेंट सोर्स यानी जब अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो वेव का, तो ऐसे सोर्स को बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स। तो याद रखेंगे, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है यहाँ पे, आप ध्यान में रखना। डेफिनेशन आप लिख के भी रख सकते हैं। तो जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप अपनी कॉपी में उसको अच्छे से डिटेल में लिख लिया करो, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव, जो कि हमारे सिलेबस में काफ़ी डिटेल में है, और हम डिटेल में देखेंगे भी इसको, हर एक चीज़ इमेजिन भी करेंगे और अच्छे से इसका नोट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टेशनरी वेव में क्या होता है, स्टेशनरी वेव में होता ये है कि यहाँ पे जो वेव की कंडीशन है, क्या कंडीशन है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, दो वेव का सेम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी के साथ साथ जो वेव है वो अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। यानी जो वेव होगी वो यहाँ सेम डायरेक्शन में, इंटरफेरेंस का अपोजिट है बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी लेकिन सेम, ठीक है। सो क्या है, इंटरफेरेंस में डायरेक्शन सेम है, लेकिन स्टेशनरी वेव में डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सो डायरेक्शन अपोजिट स्टेशनरी वेव, और इंटरफेरेंस में डायरेक्शन सेम। अब यहाँ की बात करेंगे, यहाँ होता क्या है बच्चों, यहाँ की जो कंडीशन है वो बिल्कुल थोड़ी सी अलग है। अलग है मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज, बट कैसा, स्लाइटली चेंज। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चेंज नहीं होती, एक होगा 50 हर्ट्ज, दूसरा वाला होगा 52 हर्ट्ज। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्लाइटली चेंज होती है, बट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और इसको आप ध्यान में रखेंगे। और बीट्स का ही दूसरा नाम होता है इंटरमिटेंट लाउड साउंड। अब इससे क्या मिलेगा हमको, इंटरमिटेंट लाउड साउंड। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप इसको नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेरेंस में एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इंटरफेरेंस में एनर्जी होती है रीडिस्ट्रीब्यूटेड, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टेशनरी वेव में क्या होता है, स्टेशनरी वेव में एनर्जी वहीं के वहीं रहती है, दैट इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है, नाइदर क्रिएटेड नॉर एब्जॉर्ब, ठीक है। और एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होती है। यानी क्या, जैसे कि मान लो आपने रिजिड सपोर्ट से एक तार बांध के रखा है, ठीक है। तार बांध के रखा और आपने तार को क्या किया, ऐसा पकड़ के नीचे खींचा। क्या किया, इस तार को पकड़ा और नीचे खींचा, तो क्या करेगा तार, ऐसा वाइब्रेट होगा, ऐसे वाइब्रेट होगा, इस तरीके से वाइब्रेट होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा। इस तरीके से एनर्जी क्या रहेगी, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं एनर्जी रहेगी। लेकिन एनर्जी कहीं ट्रांसफ़र हुई क्या, कहीं गई क्या, नहीं हुई। तो ये होता है स्टेशनरी वेव में, जो डिटेल हम पढ़ने ही वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमको करना है वो ये कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेशनरी वेव होता क्या है। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक वेव यानी राइट साइड जा रही है ऐसा डिनोट किया है, और एक रेड वेव है जो कि लेफ्ट साइड जा रही है। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ जो राइट साइड में जा रही है, ब्लैक वेव। तो ब्लैक कलर की एक वेव है। अब आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, स्टेशनरी वेव पढ़ रहे हैं। स्टेशनरी वेव में फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, यानी एक रिवॉल्यूशन या फिर दो रिवॉल्यूशन, हम एक ही रिवॉल्यूशन बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी डायग्राम नहीं करेंगे। और डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट,
यानी एक राइट साइड से जाएगी, एक राइट साइड की तरफ जाएगी और एक लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी। तो फिलहाल राइट साइड की तरफ जो जा रही है वो ब्लैक कलर की वेव है, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। तो ये मेरी वेव कहाँ चली गई, राइट साइड की तरफ चली गई। तो ये राइट साइड की तरफ वेव जा चुकी है और एक वेव हम बनाएंगे जो कि लेफ्ट साइड से आएगी। तो अभी हम क्या करते हैं, राइट साइड की तरफ जो वेव जा रही है वो कर लेते हैं। सबसे पहले राइट साइड की वेव जो कि ब्लैक साइड से हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये राइट साइड चलेगी, मैं डायरेक्शन भी यहाँ पे शो कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ये राइट साइड जा रही है वेव, ठीक है। तो ये वेव कहाँ जा रही है, राइट साइड जा रही है। तो मैंने ब्लैक कलर का मार्क कर दिया है जो राइट साइड जा रही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, पूरा ब्लैक कलर वाला राइट साइड वाला पहले बना लेंगे, बाद में रेड कलर बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है बच्चों, ये जब समय t=0 था तो वेव यहाँ पे पहुंची थी, इस तरीके से चल रही थी। लेकिन समय बढ़ गया, कुछ समय बाद 1/4 साइकिल के बाद क्या होगा, 1/4 साइकिल के बाद ये होगा कि वेव थोड़ी और आगे बढ़ चुकी होगी। और आगे बढ़ चुकी हुई मतलब ये जो क्रेस्ट पहले यहाँ बन रहा था वो क्रेस्ट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, थोड़ा आगे बनेगा, ठीक है। कितना, लेकिन 1/4। हम कितना कवर करेंगे यहाँ पे, 1/4 यानी λ/4 कवर करेंगे, क्योंकि हमको पता है t/4 किसके बराबर है, λ/4 के बराबर है। हमको पता है एक साइकिल का मतलब ही क्या होता है, लैम्डा होता है। हाफ साइकिल का मतलब क्या होता है, λ/2 t/2। इस तरीके से हमको चीजें पता होनी चाहिए बेसिक के तौर पे, ठीक है। सो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, t/4 समय के बाद ये जो क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट यहाँ पहुंच चुकी होगी, ठीक है। ये क्रेस्ट यहाँ पहुंच चुकी होगी ऑब्वियसली। तो ये यहाँ पे पहुंच चुका होगा, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट पहुंच चुका होगा। यानी सबसे पहले मैं ये पॉइंट बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने ऐसा करके बना लिया और हमने क्या किया, अपनी वेव भी कंप्लीट कर ली। इस तरीके से वेव हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो वेव क्या हो रही है बच्चों, आगे बढ़ रही है। वेव क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। तो इस तरीके से हमारी वेव क्या हो चुकी है, आगे बढ़ चुकी है, ये ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से वेव हमारी राइट साइड बढ़ रही है, मैंने बनाने के लिए ऐसा किया, बट वेव कहाँ जा रही है, राइट साइड ही चल रही है, ठीक है। तो ये वेव मेरी राइट साइड चल रही है। राइट साइड मतलब इससे बताया मैंने कि यहाँ का जो क्रेस्ट था वो λ/4 डिस्टेंस के बाद यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पे जो पॉइंट था वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। और यहाँ का जो पॉइंट था वो यहाँ पहुँच गया। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और ऑब्वियसली बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ से ये ऐसा कुछ ऐसा खत्म हो रहा होगा। तो ये हिस्सा यहाँ का यहाँ आ चुका है, ठीक है। फिर से हम वही पॉइंट लेते हैं, ये λ/4 के बाद कहाँ होगा, λ/4 के बाद यहाँ बन गया होगा। तो क्रेस्ट आसानी से दिखता है इसलिए मैं क्रेस्ट बना देता हूँ। तो ये क्रेस्ट आपका ऐसा बन गया है, क्रेस्ट जल्दी समझ में आता है। तो क्रेस्ट बन गया तो ऑब्वियसली ये बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, ट्रफ का होगा। ये ऐसा मेरा ट्रफ भी बन गया। तो इस तरीके से आप इसको वेव को बना सकते हो। अब आपको पता है कि ये ऐसा बन चुका है। अब ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये हिस्सा क्या होगा, आगे बढ़ चुका होगा। कितना, λ/4 के बाद। अब ये इतना हो गया, ठीक है। ये आपका 3λ/4 का ये। तो ये क्रेस्ट की लाइन है। तो ये क्रेस्ट यहाँ पे आएगा कि नहीं, कुछ समय बाद क्रेस्ट कहाँ पहुँचेगा, ये क्रेस्ट यहाँ पहुँचे। क्रेस्ट मतलब ऊपर होता है, तो क्रेस्ट मैंने बना लिया, ठीक है। क्रेस्ट का पूरा हिस्सा कंप्लीट कर देंगे हम लोग कुछ इस तरीके से। हाँ, तो वेव अगर ऐसा है तो ऐसा बनता है, और ऐसा है तो ऐसा बनता है। बोले तो ये पार्ट आप देख सकते हो, ये पार्ट ऐसा है, ये पार्ट ऐसा है। तो बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, इसका वेव का होगा, जो कि हम वेव कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये आपको समझ गया होगा। अगर ना भी समझे तो आप देख सकते हो, ये जो क्रेस्ट था ये यहाँ पहुँच जाएगा। देखिए ये पहुँच चुका है, ठीक है। सो ऐसा डन, इसको कंप्लीट कर लिया जाए ऐसा। इस तरीके से वेव आगे बढ़ चुकी है। अब क्या होगा, यही जो नीचे का ट्रफ का पार्ट है, अब ये ट्रफ से आप समझ लो, आसानी से जाएगी आपको। ये ट्रफ क्या होगा, अब यहाँ आगे पहुँच चुका होगा, कुछ समय बाद यहाँ पहुँच गया है। अब ये ट्रफ क्या होगा, कुछ समय बाद यहाँ पहुँच चुका होगा, यहाँ पहुँच चुका होगा। टाइम का ये पॉइंट है। तो ये ट्रफ मेरा नीचे आ चुका है। सो ऑब्वियसली ये ट्रफ मेरा कहाँ पहुँचा है, नीचे की तरफ पहुँचा है। नीचे की तरफ पहुँचा है यानी ट्रफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सो ट्रफ मेरा आगे बढ़ चुका है, ट्रफ मेरा अभी यहाँ आएगा। सो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ट्रफ नीचे आ गया है तो ऑब्वियसली ये ऐसा बनेगा। इसको कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। सो ये, हाँ, ये क्रेस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्रेस्ट है, सो यहाँ पे ये क्रेस्ट बनेगा। आप देख सकते हो मैं क्रेस्ट यहाँ बनाऊंगा, तो इसको भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। इस तरीके से मेरी एक वेव बन चुकी है। इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेता हूँ मैं ऐसे करके। ये, तो ये एक ड्राइंग पार्ट है, आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। दूसरा मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा रेड, जो कि लेफ्ट साइड से आएगी, ठीक है। सॉरी, लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी। तो जाएगी उस साइड में, लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी। रेड कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ।
और आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा रेड कलर का कर दिया है। सो मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ, थोड़ा डार्क भी कर दूँ क्योंकि ब्लैक के ऊपर रेड दिखेगा नहीं। सो ये मेमोरी देखो, आप देख सकते हो कहाँ से चालू हो रही है, ये चालू हो रही है राइट साइड से, कहाँ जा रही है, लेफ्ट साइड की तरफ। तो ऑब्वियसली इन दोनों का क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये एक रिवॉल्यूशन इसका, इसका भी कितना रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट इक्वली रहता है, इसका टेंशन नहीं है। यहाँ पे मैं ओवरलैप कर रहा हूँ जिससे आप समझ सकते हो एम्पलीट्यूड नियरली उनका इक्वल है। ओके, सो अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, ये जो नीचे का ट्रफ है ये यहाँ आ चुका होगा। अब थोड़े समय बाद तो ये आगे बढ़ेगा ना, t/4 टाइम, अब t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, तो अगले t/4 के इस वक्त ये नीचे आ चुका होगा। तो ये नीचे आ चुका है, मतलब ये थोड़ा सा आगे आ गया, एक एक करके वो हिस्सा आगे बढ़ रहा है। तो नीचे में क्या आ गया, ट्रफ। तो ट्रफ बनाना आसान होता है, तो ट्रफ हम बना लेंगे सबसे पहले। ये हमने ट्रफ बना लिया, तो बचा हुआ हिस्सा ऐसा ही बनने वाला है, वेव का हिस्सा बना रहे तो बचा हुआ ऐसा ही बनता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो ट्रफ है ये आगे बढ़ चुका होगा, यहाँ बढ़ चुका होगा, या फिर आप ऐसा मान लो ये जो क्रेस्ट है ये यहाँ आ चुका होगा, तो ये क्रेस्ट कहाँ आ चुका होगा, यहाँ आ चुका होगा, ठीक है। सो ये क्रेस्ट मेरा यहाँ पे आ चुका है, समझ में आ रहा है सबको। सो ये क्रेस्ट कैसा ये है, तो अभी क्रेस्ट मेरा यहाँ बनेगा, तो यहाँ मतलब यहाँ बनेगा। क्रेस्ट बना लिया मैंने। ट्रफ की बात करता हूँ, ये ट्रफ मेरा अभी कहाँ बनेगा, पहले t/4 पे तो यहाँ पे था, अब आगे बढ़ेगा, समय बढ़ चुका है, समय कितना हो गया, पहले t/4 था, अब t/2 हो गया, t/2 समय में यहाँ पे आ गया, तो नीचे में ट्रफ आ चुका है। सो अब ये ओवरलैप ही होगा, तो मैं पहले इसको ओवरलैप कर लेता हूँ। ओवरलैप वाली व्यू बनाना आसान है क्योंकि एक के ऊपर एक व्यू सुपर इम्पोज हो रही है। ओवरलैप होने का दूसरा नाम क्या होता है, सुपर इम्पोज या फिर कोइंसाइड, एक के ऊपर एक वेव का आना। सुपर पोजिशन का यही प्रिंसिपल है, ठीक है। ओके, सो अब क्या होगा, ये नीचे वाली वेव की बात करते हैं। तो नीचे वाली वेव का क्या है, ट्रफ है। ट्रफ अभी कहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ पे तो बनाएंगे नहीं, ये तो t/2 के लिए ट्रफ था यहाँ पे। आगे के समय के लिए क्या होगा, 3t/4 के लिए क्या होगा, नीचे से ऐसा आगे बढ़ेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। सो ये मेरा ऐसा आ चुका है। या फिर आपको समझना होगा तो और आसानी से समझ लेते हैं, ये जो क्रेस्ट था कुछ समय बाद क्या होगा, इधर बढ़ेगा, ये लेफ्ट साइड में जा रही है। ब्लैक रेड कलर की वेव कहाँ जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे आएगा। सो अगला वाला कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। तो ये मेरा रेड कलर का ट्रफ बन गया। आप देख सकते हैं ये जो रेड वाला ट्रफ था ये यहाँ पहुँच चुका है, अगले इसमें कहाँ होगा, यहाँ होगा। सो मैं ऊपर से बना देता हूँ इस बार, यस, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो एक के ऊपर एक ऑब्वियसली क्या करना पड़ता है, ओवरलैप करना पड़ता है। इसको भी कंप्लीट कर दिया जाए। इस तरीके से हमारी वेव बन चुकी है। सो अब क्या करना है, हमको रिजल्टेंट देखना है, इसकी कंबाइंड वेव देखना है। और कंबाइंड को मैं अभी क्या करूँगा, कंबाइंड को मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ, ठीक है। सो ब्लू कलर से हम यूज़ करेंगे कंबाइंड वेव या तो रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव। तो उसको मैं थोड़ा सा ऐसा डार्क, इस तरीके से डार्क वेव बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेड कलर का क्रेस्ट, अब मैं सीधा बोलूंगा कि क्रेस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड विद क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव। अब आपको पता है कौन सी दो वेव, रेड कलर की वेव और एक दूसरी वाली ब्लैक कलर की वेव। तो क्रेस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड विद क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव, इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे ए और ए कितना हो गया, ट्वाइस ए, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया मेरा, काफी बड़ा हो गया। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा मेरा, 4a। ये मेरा एम्पलीट्यूड बड़ा, थोड़ा सा बड़ा दिखा रहे हैं हम लोग ये। सो ये मेरा एम्पलीट्यूड कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया। एम्पलीट्यूड हो कितना गया, एम्पलीट्यूड हो गया, यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड ए है, एम्पलीट्यूड ए है तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना हो गया, ट्वाइस है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड अगर ए है तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना हो चुका है मेरा, ट्वाइस है। सो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ज़्यादा डार्क करूँगा तो डायग्राम ख़राब हो जाएगी, तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ क्या होगा, यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, क्रेस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड विद ट्रफ। क्रेस्ट ट्रफ क्या होगा, डिफरेंट है, डिफरेंट, डी फॉर डिफरेंट, डी फॉर डिस्ट्रक्टिव, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। सो ये क्रेस्ट, एक वेव का क्रेस्ट, दूसरे वेव का ट्रफ क्या होगा, कोइंसाइड होके यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो एम्पलीट्यूड, ए इक्वल टू जीरो। यहाँ पे तो ऑलरेडी जीरो पे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या है, क्रेस्ट ऑफ वन वेव
कोइंसाइड विद ट्रफ ऑफ अनदर वेव। कितना मिलेगा यहाँ पे भी हमको 0, क्योंकि ऊपर से क्रेस्ट आ रहा है, नीचे से ट्रफ, दोनों मिला के कितना होगा, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसल। ठीक है, प्लस है माइनस है कैंसल, टोटल कितना आएगा 0, ये तो 0 पे ही है। और ये प्लस, एक का प्लस दूसरे का माइनस, एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ, डिफरेंट, डिस्ट्रक्टिव, सो एस। सो इस तरीके से हमारा ये बन चुका है। आप देख सकते हैं इनका इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। थ्योरी को अगर मैं इस तरीके से ना बताऊँ, अगर मैं ओरली बता के आगे निकल लूँ तो टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा, हमेशा के लिए प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो हम चाहते हैं कि थ्योरी आपको डिटेल में समझे, तो हर एक बात में डिटेल में एक एक चीज़ करके बता रहा हूँ। ठीक है, सो इसका एनिमेशन भी आप देख लोगे, इसका मैं वीडियो क्लिप भी आपको दिखा दूंगा जो कि आपको अच्छे से समझेगा। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं, एक वेव का ट्रफ, दो वेव का ट्रफ, ट्रफ ट्रफ सेम है, सेम कंस्ट्रक्टिव, सेम कंस्ट्रक्टिव, क्रेस्ट क्रेस्ट कंस्ट्रक्टिव, ट्रफ ट्रफ कंस्ट्रक्टिव। तो इस तरीके से यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या आएगा, मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड कितना आएगा, ट्वाइस है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना आएगा, ये ए एम्पलीट्यूड था, एक वेव का ए, दूसरे वेव का ए, तो दो ए मिला के क्या होगा, ए प्लस ए, ट्वाइस ए। तो यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड क्या आएगा, बहुत बड़ा आएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया ये। और ये क्या आ गया, पूरा मिनिमम। यहाँ पे पूरे नोड मिल रहे हैं, यहाँ पे पूरे एक ऊपर एंटी नोड, नीचे एंटी नोड। अब एंटी नोड नोड क्या होता है मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, फिलहाल के लिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसकी बात कर लेते हैं, एक वेव का क्रेस्ट, दूसरे वेव का ट्रफ, ये पॉइंट हमको 0 मिलेगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 आएगा, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, क्या मिल जाएगा हमको 0। यहाँ पे तो पहले से 0 पे है, यहाँ पे क्या है पार्टिकल, एक ऊपर एक नीचे, कैंसल ईच अदर, तो ये भी क्या आ जाएगा मेरा 0। तो इस तरीके से ये मेरा कंबाइंड वेव बन गया है। डन। हम इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एक का क्रेस्ट, दोनों का क्रेस्ट है, तो सेम कंस्ट्रक्टिव, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। क्या एम्पलीट्यूड आपका क्या बनेगा, ट्वाइस है। और नीचे में क्या है, ट्रफ ट्रफ, तो एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा, मैक्सिमम। तो इस तरीके से ये आपका बन गया वेव। तो ये था आपका बेसिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, यहाँ पे नोड क्या है, एंटी नोड क्या है। तो एंटी नोड क्या होता है, एंटी नोड यानी ऐसा डिस्प्लेसमेंट, फिर से एक बताता हूँ, एंटी नोड यानी ऐसा डिस्प्लेसमेंट जो क्या हो, मिनिमम हो, जिसका एम्पलीट्यूड क्या हो, 0 हो। एम्पलीट्यूड कितना है इसका, 0 है। मैं ए बोलता हूँ, एम्पलीट्यूड के लिए सिंबल ए लेता हूँ। एम्पलीट्यूड कितना है, 0, मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है, मैक्सिमम है, जो कि प्लस माइनस ट्वाइस है, प्लस ट्वाइस है, प्लस 2a, ये माइनस 2a, नीचे माइनस है, माइनस 2a, तो प्लस माइनस 2a इसका एम्पलीट्यूड रहेगा। इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। सो एंटी नोड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, और ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड में क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम अभी थोड़ा सा और ड्रॉ करेंगे ब्लू कलर के पेन से। सो एंटी नोड देखो, ये मैक्सिमम है, ये एंटी नोड है, ये इसको बोलेंगे एंटी नोड, एंटी नोड। ये क्या है, नोड है, ये क्या है, नोड है, ये क्या है, नोड। मैं इसको लिख देता हूँ, ये है नोड, ये भी क्या है, नोड है। ये नीचे वाला क्या है, पूरा एंटी नोड है, और ये क्या है, नोड है। यहाँ क्या है, ये भी नोड आ गया। मैं इनको डिनोट कर देता हूँ, कैपिटल ए, और ये एन बी द नोड। ये भी नोड, ये भी नोड, ये भी नोड, ये भी नोड। डन। ये क्या है, यहाँ पे रिजल्टेंट ब्लू कलर में, ये क्या है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। डन। ये क्या है, नोड है, ये एंटी नोड है। यहाँ पे ये नोड मिल गया, ये देखो ये रेस्ट में आ गया। तो ये इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये रेस्ट में आ गया, ये रेस्ट में आ गया, ये रेस्ट में आ गया। सो नोड क्या होता है, हम नोड को याद रखेंगे। हम इस चीज़ को थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, इसको रफ इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ों को आप ध्यान में नहीं रखेंगे। ठीक है, ओके। एक बार फिर से देखेंगे कि नोड कौन सा और एंटी नोड कौन सा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 0 0 पे मिल रहा है नोड, λ/2 पे नोड और लैम्डा पे नोड। ठीक है, यानी हाफ साइकिल और एक कंप्लीट साइकिल पे क्या मिलता है, नोड। कुछ इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग बांध के रखी थी यहाँ से और एक यहाँ से, तो यहाँ पे क्या मिला, नोड, यहाँ पे क्या मिला, नोड, यहाँ पे क्या मिला, नोड। यहाँ से यहाँ तक कितना है,
लैम्डा बाय 2, और यहाँ से बचा हुआ कितना है लैम्डा बाय 2, पूरा मिला के लैम्डा। और ये क्या है एंटी नोड, और ये क्या है एंटी नोड। तो इस तरीके से हाफ साइकिल के बाद नोड मिलती है, हाफ साइकिल के बाद नोड मिलती है। ठीक है, ठीक है। और 1/4 साइकिल पे क्या होती है एंटी नोड, और यहाँ पे 3/4 साइकिल पे क्या है एंटी नोड है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, ये 1/4 साइकिल, कलर चेंज, 1/4 साइकिल, ये हाफ साइकिल, 3/4 साइकिल, और ये कंप्लीट 1 साइकिल। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो मैं नोड के लिए बना देता हूँ यहाँ पे। नोड के लिए जो रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं वो इस तरीके से रहेगी। अब आपको आई थिंक समझ गया होगा, तो मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ। ये मेरा नोड है, ये मेरा नोड है, ये मेरा नोड है, तो ये एंटी नोड है और ये भी एंटी नोड है। तो किस इस तरीके से मुझे लास्ट वे में थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन मिल रहा है जो कि अच्छे से आपको समझ जाएगा, इसलिए मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, और ये क्या है नोड, और ये क्या है नोड। तो इस तरीके से हमको कुछ मिला है। तो ये था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो छोटी छोटी बातें हैं आप उसको लर्न रखेंगे। तो क्या लर्न रखना है, नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है लैम्डा बाय 2। नोड नोड डिस्टेंस क्या होगा लैम्डा बाय 2, और एंटी नोड और एंटी नोड डिस्टेंस भी क्या होगा लैम्डा बाय 2। तो याद क्या रखना है आपको, नोड नोड लैम्डा बाय 2, एंटी नोड लैम्डा बाय 2। यानी नोड नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस क्या होता है लैम्डा बाय 2 होता है। ठीक है, ओके। तो नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस कितना होगा लैम्डा बाय 4। सिंपल सी बात है, ये एंटी नोड और ये नोड, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है लैम्डा बाय 4। सो नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है लैम्डा बाय 2। तो याद रख सकते हैं आप, कैसा याद रखेंगे, नोड एंड नोड डिस्टेंस, या फिर एंटी नोड एंड एंटी नोड डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, और एंटी नोड और नोड का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4। ये एमसीक्यूज है, आपके स्टेट बोर्ड की एग्जाम में भी आ चुका है, और साथ साथ ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो अब हम छोटी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे नोड के बारे में और एंटी नोड के बारे में, छोटी सी एक एग्जाम्पल, छोटा सा। अब इस एग्जाम्पल को अच्छे समझने के लिए मैंने स्पॉन्ज का एक टुकड़ा लिया है, जो नोड और एंटी नोड में थोड़ा सा एक पॉइंट आपको अच्छे से समझा देगा। तो क्या है, बात ऐसी है कि अगर मैं इस स्पॉन्ज को मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, क्या किया मैंने, स्पॉन्ज को पकड़ा और मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा प्रेस कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुआ है, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुआ है। फिर से एक बार, क्या हुआ, पार्टिकल ऊपर की तरफ गया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट ऊपर गया, हाँ। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो क्या एंटी नोड, ठीक है, अच्छी बात है। और अगर ये ऊपर की तरफ जाता ही नहीं है तो क्या, हम इतना फोर्स लगा रहे हैं फिर भी ये क्या है ऊपर नहीं जा रहा है, ये तो फिक्स्ड है। तो एम्पलीट्यूड कितना होगा यहाँ पे 0। इसका मतलब तो ये पार्टिकल ऊपर नहीं जाएगा, तो पार्टिकल क्या लगाएगा, पार्टिकल लगाएगा मैक्सिमम प्रेशर, जो प्रेशर चेंज कहलाएगा। तो हम फिर से एक बार वापस बात करेंगे एंटीनोड की। सो एंटीनोड की बात करेंगे, ठीक है। एंटीनोड में क्या था, ये पार्टिकल बहुत इजीली ऊपर चला गया, पार्टिकल बहुत इजीली ऊपर चला गया। बट नोड की बात करते, नोड तो फिक्स्ड है, नोड का एम्पलीट्यूड ही 0 है। तो नोड में क्या हुआ, नोड में क्या होगा, नोड ऊपर जाएगा ही नहीं, नोड ऊपर जाएगा नहीं तो क्या वो पार्टिकल को ऊपर कर पाएगा, सो पार्टिकल को ऊपर नहीं कर पाएगा तो उसे बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा, बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम प्रेशर चेंज होगा किसमें, नोड में। यानी कि क्या बात हो गई, बात ये हो गई कि नोड ऐसा फिक्स पॉइंट है जहाँ पे प्रेशर क्या लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। सो मैक्सिमम प्रेशर चेंज कहाँ होगा, नोड में। ये मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि जो लॉन्जिट्यूडनल वेव है वहाँ पे भी ये स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है। तो अगर वहाँ पे स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है तो किसके टर्म में फॉर्म होगी, प्रेशर के टर्म में, क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल वेव्स आर द प्रेशर वेव्स। तो ये बात उसी के लिए थी जो कि आपको अच्छे समझ गया होगा। मैं एक बार और बता देता हूँ, क्या बताया मैंने, एंटी नोड के पार्टिकल इजीली ऊपर चले जाते हैं, उनको कोई प्रेशर लगाना नहीं पड़ता है, आसानी से वो पार्टिकल ऊपर चले जाते हैं, सो एंटी नोड कहलाते हैं। लेकिन नोड में क्या होता है, वो ऊपर नहीं जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसके कारण प्रेशर का क्या होता है, मैक्सिमम चेंज।
सो नोड में क्या होगा, प्रेशर मैक्सिमम चेंज होगा और एंटी नोड में नो प्रेशर चेंज। तो ये बात मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं। तो क्या बोला मैंने, एंटी नोड में क्या होगा, नो प्रेशर चेंज, और नोड में क्या होगा, मैक्सिमम प्रेशर चेंज। क्योंकि ये ऊपर जा ही नहीं रहे, इनके पार्टिकल ऊपर ही नहीं जा रहे। अगर इनके पार्टिकल ऊपर नहीं जा रहे तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये थ्योरी पॉइंट आपको आई होप समझ में आया होगा। आप नोड और एंटी नोड के पॉइंट स्पेशली अलग से लिख कर इसको नोट कर लेंगे, और ये जो भी मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना इसमें, बाकी करेंगे नेक्स्ट इसमें। थैंक यू।